नमस्कार साथियों चुनाव बहुत करीब है और चुनाव को लेकर के इस भारत देश की धड़कनें बढ़ चुकी है और चुनाव को लेकर के ही सरकार की धड़कनों को इसी दौर में सुप्रीम कोर्ट ने कई गुना बढ़ा दिया है। यूं कहे कि इस भारत देश के भीतर में ये पहला मौका होगा जब चुनाव से ठीक पहले इस भारत देश को दो नए चुनाव आयुक्त मिले और उन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री की है। तो यह भी देश में पहली बार हुआ है। और तो और दूसरी ओर इस भारत देश की कितने कॉरपोरेट्स हैं, उन्होंने कितनी बड़ी रकम किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिए, यह भी चुनाव से ठीक पहले देश के सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उस ऐतिहासिक फैसला इस मायने में ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि अब तक यह लगता रहा इस भारत देश के भीतर का संस्थान सत्ता के सुर में सुर मिलाते हुए अगर टालमोल की पूरी परिस्थितियों को अगर पैदा करती है तो सुप्रीम कोर्ट भी तारीख दर तारीख देकर के परिस्थितियों को आगे बढ़ा देता है। लेकिन पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो चुनावी बॉन्ड के नाम से बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसको पूरे तरीके से असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह कहते हुए दिया था कि आपको हर हाल में 6 मार्च तक, यानी बीते गए जो तारीख 6 मार्च तक आपको जानकारी देनी है। और उसी दिन जो है एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि यह संभव नहीं है और हमें 30 जून तक का मोहलत दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कल एक एक दलील को सुन रही थी बारीकी से, तो इस भारत देश के संवैधानिक पहलुओं की जानकारी उसने एसबीआई को दिया, उनके वकील हरीश साल्वे को दी और दिशा निर्देश इस तर्ज पर जारी कर दिए कि सिर्फ 24 घंटे का समय है आपके पास, यानी कल तक का वक्त है। और इस भारत देश के भीतर में जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक जिस भी कॉर्पोरेट्स ने लिए उसकी जानकारी आपको सौंप देनी है इलेक्शन कमीशन को। और कल के बाद इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च के शाम 5 बजे तक अपनी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर इस जानकारी को साझा कर देना है कि आखिरकार कौन कौन से कॉर्पोरेट ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। और वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन के पास हर साल हर पॉलिटिकल पार्टी अपना कच्चा चिट्ठा, जो उसका वित्तीय कच्चा चिट्ठा होता है, वह सौंपती है और उसके बाद ये बात सामने और आ जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। और वहीं दूसरी ओर यही भी बात सामने हो जाएगा कि इस देश में कौन सा कॉर्पोरेट है जो कितने फायदे में रहा कि वो लगातार पैसे लुटाते चला गया, वह भी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को सौंपते चला गया। और जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा उसने कितने बड़े संख्या में विदेशी पैसा लगा हुआ है, क्योंकि विदेशी कंपनियों को भी अगर उनकी कोई कंपनी सब्सिडरी के तौर पर इंडिया में है या इंडिया के कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की सब्सिडरी विदेश में काम कर रही है, तो उसके जरिए भी इस भारत देश के भीतर में इलेक्टोरल बॉन्ड को वो खरीद सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले के भीतर तीन बातें साफ की हैं। वो पहली बात साफ करते हैं कि चुनावी फंडिंग हर हाल में चुनाव से पहले सामने आ जानी चाहिए। अब चुनावी फंडिंग की पूरी जानकारी इस भारत देश के चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ और उस समय तक हो जानी चाहिए थी। और इस भारत देश के कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का जो जिक्र लगातार किया जाता है और पूरी फंडिंग को ही अगर असंवैधानिक करार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो इसमें टाल मटोल करने का साफ मतलब होता है कि आप भी असंवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसीलिए पहली बार खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जानकारी अगर नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और जो शब्द होता है उनका कहना होता है कि अब एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर एफिडेविट फाइल करे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है उसका वो पालन करेंगे। अगर कोई कॉन्टेक्ट इसलिए भी नहीं लगा रहे कि हमको एक समय दे रहे हैं आपको, लेकिन हम एसबीआई को नोटिस देते हैं कि अगर आज के आदेश का वक्त रहते अगर पालन नहीं किया गया तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यहां पर 2-3 बातें और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इतने दिनों तक टाल मटोल क्यों किया? और जब सुप्रीम कोर्ट ने के भीतर जिरह शुरू हुई तो वह जो 30 जून तक का समय मांग रहे थे वह एक ही झटके में घट करके 3 हफ्ते पर आकर के खड़ा हो गए। और वहां पर जो है भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से कहा जाता है कि दरअसल आपने हमसे कहा था कि मिलान करके दीजिए, आप मिलान करने नहीं कह रहे हैं। यानी जिस कॉर्पोरेट ने दिया और किस किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया, तब तो हम 3 हफ्तों में काम करने के तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कहना पड़ा कि हमने आपको मिलान करने नहीं कहा था, हमने आपको जानकारी देने कहा था। और आप बीते 26 दिनों से कर क्या रहे थे? सिर्फ एक दिन का समय आपको देते, यानी 3 महीना दूर, 3 हफ्ते दूर, 3 दिन दूर, केवल 24 घंटे का मोहलत है आपके पास। और 15 मार्च के चुनाव इलेक्शन के वेबसाइट के ऊपर सारे नाम इस भारत देश की सामने आने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन पारदर्शी होता है इस भारत देश में। भारत का लोकतंत्र बहुत पारदर्शी है। उन परिस्थिति में इस भारत देश की जनता को, हर व्यक्ति को हक है कि वो सारी सूचनाओं को जाने, इसीलिए आरटीआई एक्ट लाया गया, उसको कानून के शक्ल में लाया गया। तो सूचना की जानकारी देने में भी अगर कोई कुछ छिपाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब सवाल उठता है यहाँ पर एक दूसरा सवाल कि क्या 15 मार्च को इस भारत देश के भीतर में इलेक्शन यानी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो, एक रिटायर्ड हो चुके हैं, एक ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया, इसके ऊपर सरकार खामोश है। न कानून मंत्री ने अब तक इसके ऊपर कुछ कहा, ना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ कहा, ना ही देश के गृह मंत्री ने कुछ कहा। सरकार पूरी तरह से चुप्पी साध चुकी है। और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री को करनी है। प्रधानमंत्री को इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद होंगे, उनके द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट का मिनिस्टर होगा, जिसमें जाहिर तौर पर पहली प्राथमिकता गृह मंत्री की होगी। और उसके अलावा एक विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के नेता लोकसभा के भीतर प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर। अब यहाँ पर जो है ये सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है इलेक्शन से ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसको लेकर के अदालत का दरवाजा जब जय ठाकुर ने खटखटा दिया, जो एडीआर के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले को लेकर के पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और उनका कहना है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री ना करे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल दे देना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये दायर हो चुकी है। अब यहाँ पर और बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या इस भारत देश के भीतर में एक ही झटके में चुनाव से ठीक पहले 2-3 सवाल काफी बड़े हो गए हैं। एक और, जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट फंडिंग था, अगर वो असंवैधानिक है और ये सबको पता है, साल दर साल इतना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा था, ये बात पता नहीं था कि कौन दे रहा है, क्योंकि उन नामों को छिपा लिया जाता था और छुपाने का जिक्र संसद के भीतर नहीं में ही पास हुआ। लेकिन जिस समय संसद जनवरी 2018 के भीतर, जनवरी में ये संसद में पास हुआ था, ये ठीक पहले इलेक्शन कमीशन हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, तीनों ने इस बात को कहा था कि दरअसल इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ट्रैप मनी, ब्लैक मनी व्हाइट कर दी जाएगी, टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल फंडिंग होगी, पॉलिटिकल फंडिंग की एवज में इन कॉर्पोरेट को सरकार लाभ पहुंचाएगी और विदेशी पूंजी भी इसमें आकर के शामिल हो जाएगी। कोई इसे रोक नहीं सकता है। ये सारे सवाल जो है 2017 के इस इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कानून को लाने से ठीक पहले की होती है। लेकिन सवाल होता है कि वो तारीख के बाद आज के दौर में जब ये पूरा असंवैधानिक करार दे दिया गया, तो कोई ये बात कह सकता है? ये 15 मार्च 2024 को जब सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मौजूद होगा, तो उस समय जो 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ा गया, 2019 के बाद से 2024 तक के जो भी स्टेट में चुनाव लड़े गए, उसमें जो जानकारी इलेक्शन कमीशन को पॉलिटिकल पार्टी दे रही थी कि इतना पैसा हमने खर्च किया और इतना पैसा हमारे खाते में आया, अगर वो सारा पैसा असंवैधानिक तरीके से लाया जा रहा था, तो फिर क्या इस दौर में इस भारत देश का सबसे बड़ा ऑफिशियल स्कैम होता है? और पॉलिटिकल तौर पर ये सारे सवाल और बहुत बड़ा होता है कि अब इलेक्शन कमीशन कौन सा पहल करेगा। जब इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति खुद प्रधानमंत्री खुद कर रहे हो, तो यह एक इस भारत देश के भीतर में लोकतंत्र के परसेप्शन को लेकर के और सरकार के निर्णय के मद्देनजर ये बहुत बड़ा सवाल इस भारत देश के सामने आकर खड़ा होता है।
पॉलिटिकल तौर पर कोई भी ये बात कह सकता है कि चुनाव है, देश की जनता को तय करना है, देश की जनता तय करेगी कि ये स्कैम है या नहीं है। ये जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री अगर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अगर करते हैं तो वह चुनाव आयुक्त कैसे सरकार से कोई सवाल पूछ सकता है या सरकार को कटघरे में कभी खड़ा कर सकता है। तो फिर वही सारे सवाल दोबारा लौट जाता कि इस भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही डेमोक्रेसी को चलना है और चेक एंड बैलेंस की जो स्थिति होती है इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वह इस दौर में पूरी तरीके से खत्म कर दिए गया। तो क्या यह राजनीतिक पॉलिटिकल तौर पर इस भारत देश के मौजूदा सरकार को सबसे बड़ा झटका होता है? पॉलिटिकल तौर पर जो चीजें चल रही थी देश के भीतर, उसमें पहली रुकावट अब सरकार के सामने भी आ गई है कि अब उसके पास पैसा नहीं आ पाएगा, या फिर इतना सारा पैसा पहले से है, अभी वो सत्ता में ताकत के साथ मौजूद है तो अलग अलग माध्यमों के जरिए पैसा आने से कोई उसे रोक नहीं सकता है, जिसका रोना कोई दूसरे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और रीजनल फोर्सेस लगातार कहती है कि पॉलिटिकल फंडिंग लगातार होती रही है, क्योंकि सत्ता का मतलब केवल दिल्ली की सत्ता। तो फिर सवाल इस दौर में भारत देश के भीतर यह भी इस दौर में उठता है कि सच में जितनी बड़ी संख्या में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के पैसा इस दौर में करीब करीब 16,000 करोड़ रुपया से अधिक, लेकिन उसमें से कुछ 2018 से लेकर के 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मार्च तक का निकाल देना पड़ेगा, उसकी जानकारी नहीं आएगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 2019 का जब इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन का जब ऐलान हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ 10 मार्च को, उसके बाद जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए देश में, उसकी संख्या 1,365 करोड़ रुपए थे केवल मार्च के महीने में 2019 में। और 5 साल के बाद दोबारा मार्च के महीने में हम पहुंच चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च 2024 की ऐलान कर दिया कि इस दिन तक चुनाव आयोग के वेबसाइट के जरिए देश को पता हो जानी चाहिए कि किसने कितनी पॉलिटिकल पार्टी को रकम दिया, चंदा दिया, क्या किस कॉर्पोरेट ने कितना पैसा दिया, इस कॉर्पोरेट के जरिए उस कॉर्पोरेट को इतना लाभ मिल गया और सरकार ने उनको ये सारे काम दिए। इस भारत देश के भीतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है किसे सौंपा गया, पोर्ट्स किसे दिए गया, माइनिंग का काम किसे सौंपा गया, सड़क बनाने का धंधा कौन करने लगा इस दौर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके नेटवर्थ में काफी बढ़ोतरी होती चली गई और बैंकों से कर्ज भी इस दौर में किस कॉर्पोरेट को मिल रहा था, कहां कहां किस किस क्षेत्र में, वो रिटेल का सेक्टर हो, सीमेंट का सेक्टर हो, वह कोई भी सेक्टर हो, कोल का हो, माइनिंग का हो, सभी कुछ उन्हीं कॉर्पोरेट के हाथों में चलता चला जा रहा। तो क्या इस दौर का सबसे बड़ा स्कैम इस भारत देश के सामने अब आने की परिस्थिति में, यानी कि शक्ल में आकर खड़ा हो चुका है? ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है? हो सकता है, लेकिन इस भारत देश को जानकारी है और इस भारत देश को यह भी जानकारी है कि हर साल जब अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड की दरवाजों को खोला जाता था तो कौन किस रूप में कितना पैसा लगा रहा था, यानी ओवरऑल कितना था, नाम सामने नहीं आ रहे थे। और एसबीआई ने, भारतीय स्टेट बैंक ने इसे छिपाने के प्रयास किया, जिसको एक झटके में लगभग सुप्रीम कोर्ट को डपटते हुए बोलना पड़ गया कि ये 26 दिनों के भीतर आपने क्या किया। इससे पहले एक बात और आपको समझना चाहिए कि जनवरी 2019 के भीतर 350 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए और इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के मामला जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, उस महीने जनवरी के ही महीने में, यानी जनवरी 2024 में भी 571 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे गए। वह भी जानकारी देश में सामने आनी चाहिए, क्योंकि साल दर साल आप बताते चलेंगे कि इस कॉर्पोरेट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, उस कॉर्पोरेट के नेटवर्थ में उस फंडिंग को देने के बाद किस तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस भारत देश के टॉप 20 कॉर्पोरेट्स के नेटवर्थ की बढ़ोतरी जो है कोई छुपी हुई देश की जनता से नहीं है, शेयर बाजार की साइट्स के ऊपर सबके नेटवर्थ की मौजूदगी है, खुद इनकी अपनी साइट्स पे सबकी नेटवर्थ की मौजूदगी है कि किस रूप में 2018 में क्या था नेटवर्थ, 2019 में क्या था, 2020 में क्या, 21 में क्या था, 2024 में अभी नेटवर्थ वर्तमान में क्या, ये किसी से छिपी हुई चीज नहीं है। लेकिन इसके समानांतर जब इतना बड़ा हिस्सा किस रूप में देते चले जा रहे थे और कहते हैं ना पॉलिटिकल फंडिंग के लिए तमाम रुकावटें इस दौर में हटा दी गई। अगर इसका परीक्षण अगर 2023 में ही करनी थी, अगर जनवरी के महीने में 308 करोड़, अप्रैल के महीने में 970 करोड़, जुलाई के महीने में 812 करोड़, अक्टूबर के महीने में 1148 करोड़, नवंबर के महीने में 1006 करोड़,
ये सारा होता है 2023 की डाटा। जिस पॉलिटिकल पार्टी के आश्रय इस देश में चुनाव जीते और हारने के जरिए चीजों को परोसा जा रहा था, वहां की ये परिस्थिति होती है। तो क्या अगर ये पूरा का पूरा स्कैम अगर एक नेक्सस के साथ जुड़ा है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि कॉर्पोरेट फंडिंग करेगा और सरकार लाइसेंस देगी उसको अलग अलग क्षेत्रों के भीतर काम करने का, तो यह इस भारत देश के भीतर जो 16 लाख करोड़ से अधिक जो रिटेन ऑफ कर दिया गया, इस भारत देश के बैंकों से कर्ज लेकर के न लौटाने वाले इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट और बिजनेसमैन का उसका ठीक पैरेलल ये खुले तौर पर ये पॉलिटिकल नेक्सस का एक ऐसा नमूना है, एक ऐसा चेहरा है जिसने इस भारत देश के लोकतंत्र को भी शामिल कर लिया गया, यानी इलेक्टोरल प्रोसेस को भी शामिल कर लिया गया। और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग अगर इस दौर में कोई आवाज नहीं लगा पाए, कोई आवाज नहीं उठा पाए, कोई इलेक्शन कमीशन 2017 में ये कहने से नहीं चूक रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग होगी, ब्लैक मनी की एंट्री हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग होने लगेगी। बहुत सारे लोग इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ थे। और जो 2017 के भीतर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा था, 2018 के बाद से जो खामोशी बरती, जो चुप्पी साधी, वो बरतती साल दर साल बरतती चली गई। एक समय में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, एसबीआई, एक समय में इस भारत देश के तमाम दूसरी बड़ी एजेंसियों के बातों, नॉर्म्स और सभी इस भारत देश के उस डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को लेकर के यह कहने लगे थे कि यह सारी चीजें छिपी रहे तो ही लोकतंत्र है। तो फिर शायद इस भारत देश के भीतर में पहली बार सवाल यह भी उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ गया है? और सुप्रीम कोर्ट को यह बात समझ में आ गया है कि अगर ये 30 जून तक की अगर डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर इसके बाद मई तक आ रहे हैं, अप्रैल तक आए हैं, तो क्या एक संदेश है इस भारत देश के भीतर की चुनाव की भी खरीद फरोख्त कॉर्पोरेट के जरिए हो रही है और कॉर्पोरेट की पूरी पूंजी इस भारत देश के चुनावी फंडिंग के जरिए चुनाव को प्रभावित करती है। अब पॉलिटिकल तौर पर ऐसी परिस्थिति इस भारत देश के भीतर में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था, जो खुलेआम खुले तौर पर कानूनों के आश्रय बनाई गई हो। अब यहाँ पर अगला सवाल उठता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने नहीं दिया, आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जहां पर सुप्रीम कोर्ट जिस रिवाज के साथ बातों को रखना चाह रहा था, उसकी बात को इसलिए भी जानना जरूरी है कि ऐतिहासिक फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट जो लाइव होता है उसके भीतर जो जानकारी दी जाती है कि हम क्या कह रहे हैं। जब एसबीआई के सीनियर वकील हरीश साल्वे की तरफ से बोला जाता है कि हमें आपके लिए कुछ जानकारी देने के लिए कुछ और समय चाहिए, क्योंकि भारतीय स्टेट बैंक ने आपके कहने पर इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए। दूसरा सच इस देश के सामने यह भी होता है कि 2018 के भीतर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के जो नियम कायदे थे, इस दौर में उसको भी भारतीय स्टेट बैंक ने हटा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की बात यहीं से शुरुआत होती है कि दरअसल आपकी एप्लीकेशन हमने देखी है, आप कहते हैं कि डोनर की डिटेल संबंधित ब्रांच में सीलबंद लिफाफे में होती है। ऐसे में सभी सील कवर्ड मुंबई की मुख्य शाखा में भेज दिए जाते हैं और वही दूसरी ओर जो 29 अधिकृत बैंकों से डोनेशन हासिल कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के जरिए उस बात को समझ पाते हैं कि सूचनाओं का मिलान करने में आप कहते हैं समय लगा, तो मिलान छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे, आप जानकारी बस दे दीजिए। और जानकारी का मुख्य शाखा में आपने जो भेजी है, मुंबई की शाखाओं में, वहां पर जब सब कुछ भेजा तो वहां से उठाइए और देश के सामने लेकर, अगर आप नहीं मानिएगा तो आपके खिलाफ अवमानना का केस जारी होगा, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जब 15 फरवरी को फैसला दिया तो 26 दिनों से आपने क्या कदम उठाया इस पे, क्या आप बताएंगे? एकदम चुप हो गए हरीश साल्वे और कोई बताने की स्थिति में नहीं था। सवाल था केवाईसी का मतलब क्या होता है, केवाईसी जरूरी होती है इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ, आपने लिखा है। इस भारत देश के भीतर तमाम बातें आई इस दौर में कि सीलबंद लिफाफे खोलिए, जानकारी दीजिए। और उसमें जस्टिस खन्ना ने साफ तौर पे कहा कि जो जानकारियों का मिलान करना ये आपकी समस्या नहीं होती है। और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब को कहना पड़ा, हमें जो डिटेल्स दी गई, रजिस्ट्री को भी सुरक्षित जगह रखना, हम तुरंत खोलने का आदेश दे रहे हैं, किसी भी हालत में इसको प्रकाशित करना है और इसकी जानकारी आपको देनी है और जानकारियों का खुलासा होना ही चाहिए। आप कहते कहते डीवाई चंद्रचूड़ साहब और उसके हरीश साल्वे को कहा कि आप भी आदेश का पालन करें। और सीजीआई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब और बैंक के
जनरल मैनेजर एक एफिडेविट फाइल करेंगे इस कोर्ट के संविधान पीठ से, कहेंगे कि आपने बदलाव किया है, तो बदलाव या कर रहे हैं या तारीखों का जो फेरबदल होता है तो फिर आपके खिलाफ केस दर्ज होगा। एक ऐसी परिस्थिति होती है जो बहुत साफ तौर पे ये कहती है कि इस भारत देश के भीतर में सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर को, बैंक को संभाले हुए लोग जो उसके मेंबरान होंगे, बोर्ड के मेंबरान की नियुक्ति भी फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ के जरिए की। अब रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स की भी नियुक्ति उन्हीं के जरिए होती है। तो इसका साफ साफ मतलब होता है ये कोई अलग इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये सरकार के तहत ही काम करने वाला इंस्टीट्यूशन है जो सरकार के दिशा निर्देशों पे चलकर पहली बार सरकार के ऊपर ही यह आक्षेप लग रहा है कि पूरा का पूरा स्कैम है। इस रूप में आप देश के भीतर सामने आ गए। स्कैम शब्द यूज नहीं किया गया, केवल फंडिंग इलेक्टोरल बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल होता है। सवाल उठता है कि जो परसेप्शन इस भारत देश के भीतर खुले तौर पर बन गया है कि आखिरकार ये कैसे संभव है कि कोई कॉर्पोरेट साल दर साल और इलेक्शन के ठीक उस समय में खास तौर पर इतनी बड़ी संख्या में रकम दे सकता है, क्योंकि अप्रैल 2019 सबसे ज्यादा फंडिंग 2019 अप्रैल के महीने में, यानी चुनाव की तारीखों का जैसे ऐलान होता है 3 फेज चुनाव हो चुके हैं, उस समय जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए वो 2256 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। कौन दे रहा था इतना पैसा? उनका नाम सामने आना चाहिए। एक महीने पहले मार्च के महीने में 1365 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, यानी इन दोनों की इकट्ठा कर दीजिए तो करीब करीब 4000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन से ठीक पहले, 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले। अब इलेक्शन कमीशन जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करता है कि इतना पैसा से ज्यादा खर्च नहीं करना है, और हर राज्यों के चुनाव में इस देश के भीतर